हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 9th साइंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और क्लास 9th साइंस में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं सेल को। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल चैप्टर्स को काफी सारी सब हेडिंग्स में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर को, या हम बोल सकते हैं सेल के स्ट्रक्चर को, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, दैट इज सेल स्ट्रक्चर। देखिए, माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग सेल की स्टडी करते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर हम लोगों को 3 फीचर्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला फीचर जो हमें देखने को मिलता है ऑलमोस्ट सभी सेल में, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब सेकंड स्ट्रक्चर या फीचर को डिस्कस करते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर या फीचर्स जो हम लोगों को सेल के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेकंड स्ट्रक्चर है जो कि ऑलमोस्ट सभी सेल में देखने को मिलेगा। अब थर्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर जो कि ऑलमोस्ट सभी सेल्स में हमें देखने को मिलेगा, वो है न्यूक्लियस। तो इनको लिखते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से सेल की स्टडी करते हैं तो हमें 3 फीचर्स देखने को मिलते हैं सभी सेल्स में। नंबर 1 इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज न्यूक्लियस। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हम लोगों को ऑलमोस्ट सभी सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज द साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज द न्यूक्लियस। तो वन बाय वन अब इन तीनों फीचर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक सेल है, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल एंड दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। तो ये जो सेल की आउटर बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। रिपीट करता हूं, किसी भी सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, उस आउटर बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल है एंड दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, और इसी को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो इसको लेबल करते हैं, दिस इज आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेकंड फीचर को डिस्कस करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। देखिए, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना भी फ्लूइड कंटेंट हमें देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो रिपीट करता हूं, साइटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं? द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहां हमें देखने को मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। लाइक दिस। क्या है? साइटोप्लाज्म। अभी जो साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड कंटेंट है सेल का, इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के काफी सारे कंपोनेंट सस्पेंडेड रहते हैं, काफी सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इन सभी चीजों को हम लोग अपने फ्यूचर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने साइटोप्लाज्म को समझा कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म? द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब हम लोग थर्ड फीचर को समझेंगे, दैट इज न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो कि
सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड रहेगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं। देखिए दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल एंड ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड रहता है। दिस इज न्यूक्लियस। क्लियर? तो हम लोगों ने डिस्कस किया दिस आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने डिस्कस किया कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। फिर हमने डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब जब हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को डिस्कस किया था और उनके कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था हैकेल साहब के बारे में। तो हैकेल साहब ने क्या बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होते हैं। और उन्होंने बताया था कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या फिर जेनेटिक कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है जनरेशन टू जनरेशन, उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस ही उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म एंड फिर हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस को। दो तीन चीजों को और डिस्कस करते हैं। देखिए दिस इज द सेल एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जितना भी एनवायरनमेंट प्रेजेंट है सेल का उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ या इनसाइड जो भी एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। एंड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो भी एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो लिखते हैं दिस इज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, internal environment of the cell, and this is the external environment of the cell. क्लियर? तो ये जो सेल है, सेल का इंटरेक्शन इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ भी रहेगा और सेल का इंटरेक्शन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग को डिस्कस करते हैं। अब सेल के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज होंगी। क्लियर? तो जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होंगी और जितना भी सेल का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन रहेगा, ये सारा का सारा इन तीनों फीचर्स की वजह से ही पॉसिबल है। रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया? ऑल द एक्टिविटीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल and the interaction of the cell with the internal and external environment are possible due to these three features. क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।